नमस्कार, कैसे आप लोग। मेरा नाम राज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट के बारे में, बायलॉज के बारे में, रूल्स के बारे में, पॉलिसी, नोटिफिकेशन, सर्कुलर और रेगुलेशंस के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कैजुअल वैकेंसी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर में होता है उसे कैसे फिलअप किया जा सकता है, क्या प्रोविजंस है एक्ट के हिसाब से, सर्कुलर के हिसाब से, नोटिफिकेशन के हिसाब से, कोई अमेंडमेंट के हिसाब से, कोई ड्राफ्ट पॉलिसी के हिसाब से क्या क्या प्रोविजंस है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर ये कैजुअल वैकेंसीज को कैसे फिलअप किया जा सकता है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मगर हम सारी चीजों को एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ में बने रहिए। तो सबसे पहले चलते हैं कि मॉडल बायलॉज क्या कहता है। मॉडल बायलॉज ये कहता है कि कैजुअल वैकेंसी में बी फिल्ड बाय नॉमिनेशन आउट ऑफ द सेम क्लास ऑफ एक्टिव मेंबर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ which the casual vacancy has arisen as per section 73CB and as per the instruction issued by State Cooperative Election Authority और SCEA। ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के सेक्शन 73CB के बारे में बोला गया है और SCEA स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के बारे में बोला गया है। तो कैजुअल वैकेंसी में भी फिल्ड बाय नॉमिनेशन, इसका मतलब वहां पे इलेक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, सोसाइटी के अंदर से ही जो एलिजिबल इंटरेस्टेड मेंबर्स हैं उनके बीच से ही ये फिलअप किया जा सकता है और सेम क्लास ऑफ एक्टिव मेंबर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द वैकेंसी हैज अराइजन। ठीक है, हो सकता है वो SC/ST कैटेगरी हो सकता है वो OBC कैटेगरी हो सकता है वो NT/VJ या SBC स्पेशल बैकवर्ड क्लास या विमुक्त जाति या नोमैडिक ट्राइब्स की कैटेगरी हो। तो उसी कैटेगरी में जो फिलअप करना हो जिसमें ये वैकेंसी अराइज हुआ है, उसी कैटेगरी की जो भी मेंबर्स हो सोसाइटी के अंदर, एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, उनसे नॉमिनेशन के बेस पे फिलअप किया जा सकता है। ठीक है, फिर अभी जो सेक्शन 73CB के बारे में हमने डिस्कस किया वो क्या बोलता है। अब द MCX एक्ट 1960, कमिटी मस्ट इन्फॉर्म द कैजुअल वैकेंसी इन द कमिटी और द ऑफिस बेयरर्स। कमिटी के लिए ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। जैसे ही आपके पास में कोई भी वैकेंसी क्रिएट होता है, चाहे वो किसी भी रीजन के वजह से हो, डेथ के वजह से हो, रेजिग्नेशन के वजह से हो, डिस्क्वालिफिकेशन के वजह से हो या सीजेशन ऑफ द मेंबरशिप की वजह से हो, किसी भी रीजन की वजह से हो, चाहे वो कमिटी मेंबर हो या ऑफिस बेयरर्स, जहां पे आप चेयरमैन के बारे में बोलते हो, सेक्रेटरी के बारे में बोलते हो या फिर आप ट्रेजरर के बारे में बोलते हो, तो दोनों ही कंडीशन में आपको ये इन्फॉर्म करना है। और कितने दिन के अंदर इन्फॉर्म करना है? विद इन 15 डेज ऑफ ऑकरेंस ऑफ सच वैकेंसी। ठीक है, 15 दिन के अंदर आपको ये इन्फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये हमने देखा क्या, बायलॉज का देखा और एक्ट का देखा। अब चलते हैं हम SCEA का जो सर्कुलर है, स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी का जो सर्कुलर है, जो आपका पुणे में है, वो सर्कुलर क्या बोलता है? 26/10/2018 का सर्कुलर है। अब इसके हिसाब से क्या प्रोविजंस है? सर्कुलर इज बेस्ड ऑन द पावर डिराइव्ड फ्रॉम द सेक्शन 73CB, जो हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के अंदर के ये सेक्शन 73CB of the MCX Act 1960 प्लस महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज इलेक्शन टू कमिटी रूल्स 2014 के सेक्शन 3B के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर में जो दिया गया है, एक तो 73CB और ये महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज इलेक्शन टू कमिटी रूल्स 2014 के अंदर के सेक्शन 3B के अंदर से जो पावर डिराइव किया गया है, उसके बेस पे क्या हो सकता है? ये जो सर्कुलर है, इसके बेस पे क्या होगा कि आपका कैजुअल वैकेंसी कैसे फिलअप किया जाएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है और अकॉर्डिंगली अपने ऑर्डर्स सर्कुलर के थ्रू में या नोटिफिकेशन के थ्रू में या कोई GR के थ्रू में प्रोमलगेट कर सकता है। ठीक है, किसमें ये प्रोविजन दिया गया है, कहां से पावर्स डिराइव किया गया है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये जो दो आपको बताएंगे। ठीक है, और उसके लिए अभी ये 2018 के 26/10/2018 का सर्कुलर क्या बोल रहा है कि ये वैकेंसी मैनेजिंग
मैनेजिंग कमेटी में आपका 2.5 साल से ज्यादा हो जाना चाहिए। 2.5 साल से पहले है तो इसका मतलब आपको इलेक्शन करना पड़ेगा। वैकेंसी अगर क्रिएट हो रही है, इन्फॉर्म तो आपको करना ही पड़ेगा स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को, साथ में आपको इलेक्शन भी करना पड़ेगा। अगर आपका कोरम है तो इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, मगर आपको इंटीमेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर 2.5 साल से ज्यादा हो गया है तो उस कंडीशन में क्या है, वैकेंसी ऑफ विच एवर कैटेगरी, जैसे हमने डिस्कस किया SC/ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, वुमेन कैटेगरी या फिर NT/VJ या SBC कैटेगरी, तो हर जगह में एक ऐसे सीट है। वुमेन कैटेगरी में 2 है और जनरल में जहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के हिसाब से वो वेरी कर सकता है, ठीक है। टू बी फिल्ड बाय नॉमिनेशन फ्रॉम द सेम कैटेगरी हु आर एलिजिबल, ठीक है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर कोई SC/ST कैटेगरी है या कोई OBC कैटेगरी है, सिर्फ कैटेगरी के अंदर ही आप हो और पता नहीं आपने मेंटेनेंस नहीं दिया है या आपका कोई चीज या आप दूसरे किसी डिस्क्वालिफिकेशन, जैसे आपके 3 बच्चे हैं 2001 के बाद, उसमें आप बैठते हो, या कोई और डिस्क्वालिफिकेशन के उस पर आप बैठते हो, या IG रजिस्टर में आपका नाम नहीं है, शेयर सर्टिफिकेट में आपका नाम नहीं है, ठीक है, प्रोविजनल मेंबर लिस्ट में आपका नाम चढ़ नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। तो एलिजिबल हु आर एलिजिबल फ्रॉम द सेम कैटेगरी हु आर एलिजिबल, ठीक है, इनको फिलअप वैकेंसी ऑफ विच एवर कैटेगरी टू बी फिल्ड बाय नॉमिनेशन फ्रॉम द सेम कैटेगरी हु आर एलिजिबल, ठीक है। अब इंटीमेट द वैकेंसी टू DCEO, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव इलेक्शन ऑफिसर को। आपको जैसे ही आपकी ये वैकेंसी होती है 2.5 साल के बाद की ये, ठीक है, मैटर है, जहां पे आपको कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करना है, इलेक्शन नहीं करना है। उस केस में आप क्या कर रहे हो, DCEO, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को, ऑफिसर को आप इंटीमेट कर रहे हो। कितने दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर, 15 दिन के अंदर आपने इंटीमेट किया। चेयरमैन कॉल्स फॉर दी नॉमिनेशन एप्लीकेशन, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, कौन कौन एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है, आप लोग अपना सबमिट करो फॉर द नॉमिनेशन, ठीक है। और नोटिस ऑफ द नॉमिनेशन, नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द सोसाइटी में आपको ये नोटिस को लगाना है। और आपको ये रजिस्टर ऑफिस, जो कंसर्न रजिस्टर, आप जिस जुरिस्डिक्शन के अंदर आपकी सोसाइटी आता है वहां भी आपको ये डिस्प्लेस करना है। तो नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द सोसाइटी एंड रजिस्ट्रार, दोनों ही जगह में आपको लगाना है, ठीक है। और कितने दिन के लिए, मिनिमम आपको 7 से लेके 1 हफ्ता से 2 हफ्ता, 7 से लेके आपको 15 दिन तक ये आपको लगाना है, ठीक है, 7 to 15 डेज। और आपने एक्चुअली वो नोटिस लगाया या आप मैनिपुलेट कर रहे हो कि हमने तो कहीं पे लगा दिया, कोई आया नहीं, यही 2 कैंडिडेट्स थे और यही 2 फिलअप करना था, और आपने बेसिकली मैनिपुलेट किया, सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी ने, सेक्रेटरी ने, चेयरमैन ने बेसिकली मैनिपुलेट किया, तो वो नहीं हो पाए। इसलिए क्या प्रोविजन ऑफ दिया गया है, एक तो आपने सोसाइटी के नोटिस बोर्ड में लगाया, दूसरा रजिस्ट्रार ऑफिस में लगाया, प्लस आपने उसको पंचनामा किया, 5 लोगों के उसके सर्टिफिकेशन आपने किए, एंडोर्समेंट आपने किए, पंचनामा ऑफ दैट नोटिस प्लेस्ड, ठीक है। तो देखिए चेक पे चेक उसमें करके रखा हुआ है ताकि करप्शन के चांसेस या मैनिपुलेशन के चांसेस जो है उसको वीड आउट किया जाए। फिर उसके बाद सबमिट द एप्लीकेशन विद सेल्फ डिक्लेयर्ड और अंडरटेकिंग, कि क्या आप सेल्फ डिक्लेरेशन आप दोगे, क्या अंडरटेकिंग दोगे। जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो खुद से सत्यापन करके, अंडरटेकिंग देते हुए, सर्टिफाई करते हुए, सेल्फ डिक्लेयर करते हुए टू द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी को सबमिट करेंगे। क्या कि किसी भी एक्ट के हिसाब से, बायलॉ के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, अमेंडमेंट के हिसाब से या कोई सर्कुलर नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्शन हो नहीं रहा है, ठीक है। कौन कहाँ पे कैसे पता करेगा, आपके 2 बच्चे हैं कि 3 बच्चे हैं कि 4 बच्चे हैं, ये तो आप ही बता सकते हो। सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के पास भी तो उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो आप ही को सत्यापन करना पड़ेगा, आप ही को सर्टिफाई करना पड़ेगा, अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने ये किसको सबमिट कर दिया, सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी को आपने सबमिट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा,
अब मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी, चेयरमैन वगैरह, वो सब मिलके इसको स्क्रूटिनी करेंगे, प्लस 15 डेज 15 दिन के अंदर ये जो सबमिट हो गया सारी चीजें, जितने भी ये इंटरेस्टेड एलिजिबल मेंबर्स हैं सोसाइटी के, सेम कैटेगरी से जिस कैटेगरी में ये वैकेंसी अराइजन हुआ है, उसको वो क्या करेंगे, अभी उसे स्क्रूटिनी करेंगे। 15 दिन के बाद फिर सेक्रेटरी का भी फर्दर रोल जो है शुरू हो जाता है। अब सेक्रेटरी क्या करेगा, ओनली फिलिंग दिस कैजुअल वैकेंसी डिस्कस करने के लिए सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी में, सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी का क्या मीटिंग हर महीने में एक बार होता ही है, बट अभी इस बार जो मीटिंग होगा उसमें आपको क्या मुद्दा रखना है कि कैजुअल वैकेंसी के बारे में ही सिर्फ डिस्कस करना है, उसमें दूसरे एजेंडा पॉइंट्स को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ओनली फिलिंग द कैजुअल वैकेंसी डिस्कशन इन द मीटिंग, ये होगा। फिर उसके बाद सेक्रेटरी, अब आप फाइनल कर लिए कौन कौन एलिजिबल कैंडिडेट्स है, कौन एलिजिबल एप्लीकेंट्स है उसमें, अब आपको ये पता चल गया, आपकी डिसीजन हो गई, कमेटी ने डिसाइड कर लिया। और उसके बाद नाउ द सेक्रेटरी टू इन्फॉर्म द डिसीजन टू द कमिटी एंड द डिटेल्स। डिसीजन ऑफ द कमिटी जो है आपका, सेक्रेटरी पूरी मैनेजिंग कमेटी का जो डिसीजन है कि कौन 1, 2 या जो भी है जो एलिजिबल एप्लीकेंट्स है, ये कौन उन्होंने सिलेक्ट किया, कौन एलिजिबल हो गए, कौन फाइनल हो गए, ये क्या करोगे, और उनके डिटेल्स जो भी, उनके कास्ट क्या है, उनकी फ्लैट के नंबर क्या है, उनके डिटेल्स क्या है, उनके बाकी जो भी सोसाइटी रिकॉर्ड्स के अंदर आपके पास जो भी डिटेल्स होंगे, उनके कोई अगर सर्टिफिकेट्स वगैरह वैलिड हो गए, उनके अंडरटेकिंग वगैरह होगा, वो सारी चीजों को आपको किसको बताना है, आपको कन्वे करना है, आपको बताना है किसको, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव इलेक्शन ऑफिसर एंड रजिस्ट्रार। कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आपको ये बता देना है। ठीक है, ये सारी जो प्रोसेस है ये मैंडेटरी है, कहीं पे आपको चूक नहीं करना है, कहीं पे आपको बाईपास नहीं करना है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो है इसमें आपको ध्यान रखना है कि कमेटी का जो टोटल जो टेन्योर है, आपको जो टेन्योर है, चाहे आप कोऑप्शन से आ रहे हो, चाहे आप किसी भी थ्रू से आ रहे हो, ठीक है, इन ऑल द केसेस द टेन्योर इज 5 years मैक्सिमम। कोई आगे पीछे भी हो रहा है तो इट हैज टू बी को टर्मिनस। ठीक है, तो 5 साल का टोटल पीरियड है। ये 5 साल के अंदर, ये टोटल पीरियड के अंदर, ये टोटल टेन्योर के अंदर आपकी जो टोटल ये जो आप भर रहे हो, ये जो कैजुअल वैकेंसी जो आप भर रहे हो, इट शुड नॉट बी मोर देन 2। 2 से ज्यादा आपका होना नहीं चाहिए। अगर 2 से ज्यादा आपका है तो पहला 2 तो आप नॉमिनेशन से भर लो, फिर उसके बाद जितने हैं आपको वो इलेक्शन से भरने पड़ेंगे। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एंड ये आप कैसे डिसाइड कर रहे हो, जिस दिन आपका सोसाइटी में इलेक्शन हो गया, इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, वहां से लेके 2.5 साल के अंदर की वैकेंसी, या वहां से लेके उसके 2.5 साल के बाद की वैकेंसी, उसके हिसाब से आप कैजुअल वैकेंसी को कैसे आप फिलअप कर रहे हो वो डिसाइड हो सकता है। तो बेसिकली आप कोऑप्शन से कर रहे हो या इलेक्शन से कर रहे हो उस कैजुअल वैकेंसी को, वो डिसाइड होता है उसके हिसाब से। द कैजुअल वैकेंसी टू बी फिल्ड बाय इलेक्शन ओनली। अगर आपका ये 2.5 साल के अंदर है, 2.5 साल के बाद है, तो आपको ये कोऑप्शन या आपको कैजुअल वैकेंसी वैसे आपको फिलअप करना है बेस्ड ऑन दी नॉमिनेशन। ठीक है, तो ये हमने देखा बायलॉज के हिसाब से क्या है, एक्ट के हिसाब से क्या है, फिर सर्कुलर के हिसाब से क्या है, ये प्रोसेस हमने डिस्कस किया। अब 2018 के बाद अभी चलते हैं 2019 में। 2019 में क्या हुआ कि 2019 में 23 जुलाई 2019 को महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 में अमेंडमेंट हुआ, और उस अमेंडमेंट के बाद उसको सारे महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो वहां पे भी कैजुअल वैकेंसी के बारे में क्या लिखा हुआ है, कैजुअल वैकेंसी टू बी फिल्ड बाय कोऑप्शन। तो वहां पे भी ये प्रोविजन दिया गया है कि कैजुअल वैकेंसी को कोऑप्शन के बेस पे फिलअप किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं 2022 में। अब गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है 2022 का 17/2/2022 का, वो क्या बताता है, एंड
नोटिफिकेशन के बेस पे रूल नंबर 74 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज इलेक्शन टू कमिटी रूल्स 2014 के अंदर में कुछ चेंजेस किए गए हैं। कुछ पहले जो प्रोविजंस थे उसके अंदर कहीं कहीं पे थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, कहीं पे थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है, एडिट किया हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे। बट उसका बेस क्या है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 17/2/2022 और चेंजेस किसमें हुए, इलेक्शन टू कमिटी रूल्स 2014 के अंदर। अब 2022 का ये क्या बोलता है नोटिफिकेशन, इन द इवेंट ऑफ वैकेंसी इन द कमिटी, इन द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑकरिंग आउट ऑफ डेथ, कोई मर जाए, किसी का देहांत हो जाए, कोई रिजाइन कर दे, कमेटी का कोई मेंबर रिजाइन करके चला जाए, कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए अलग अलग कंडीशंस के बेस पे, जैसे किसी ने सबलेक्ट किया है अपने घर को या इंटीमेट नहीं किया है उसके बाद, या किसी का 3 से ज्यादा बच्चे हैं 2001 के बाद, या किसी ने मेंटेनेंस ड्यूज कंजिक्यूटिवली भरा नहीं है, या कोई 3 से ज्यादा बार किसी ने मैनेजिंग कमेटी का मीटिंग अटेंड नहीं किया है और साथ में इन्फॉर्म भी नहीं किया है, तो किसी भी बेस पे अगर आपका डिस्क्वालिफिकेशन बैठ जाता है या आपको निकाल दिया जाता है, रिमूवल आपका हो जाता है, या आपकी इनकैपेबिलिटी हो जाती है, कोई हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं या कोई दूसरे इश्यूज हो जाते हैं जिसके बेस पे आप मैनेजिंग कमेटी में भी रह ही नहीं पाओगे या उसमें और कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, तो वैसे केसेस में तो आपकी ये वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए बोला कि इन द इवेंट ऑफ वैकेंसी ऑकरिंग, ऐसे केसेस में, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, अब इसके बेस में जो जहां जहां पे अमेंडमेंट हुआ, जहां जहां पे ये चेंजेस आप देखोगे, तो जहां पहले सीईओ शैल कम्युनिकेट लिखा था, ये महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज इलेक्शन टू कमिटी रूल्स 2014 की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें हम अमेंडमेंट्स देख रहे हैं, इसमें हम सब्सिक्वेंट चेंजेस देख रहे हैं। जहां सीईओ शैल कम्युनिकेट लिखा हुआ था, अब वहां का आप देख रहे हो कमिटी शैल कम्युनिकेट। अब सीईओ जैसे अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है, वहां पे हो सकता है वहां पे सीईओ कम्युनिकेट करे, तो जैसे इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, तो अलग अलग टाइप की, या बैंकिंग के सेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है, तो उस हिसाब से पहले ये था। तो यहाँ पे अभी कमिटी शैल कम्युनिकेट, जहां पे 2 स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी था, अब वहां पे आप देखोगे 2 स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को भी आपको बताना है और डीसीईओ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव इलेक्शन ऑफिसर को भी बताना है। तो जनरली ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव इलेक्शन ऑफिसर कौन रहता है, ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो सकता है, डिप्टी रजिस्ट्रार हो सकता है, जो भी आपकी कंसर्न जुरिस्डिक्शन है फॉर दैट सोसाइटी वो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेंजेस है। फिर उसके बाद फील्ड एज सुन एज, जल्दी से जल्दी उस कैजुअल वैकेंसी को फिलअप किया जाए। अब इसमें सब्सिक्वेंट चेंजेस क्या है, विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर ही आपको ये फिलअप करना है। देखिए चीजें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एंड जस्टिफाइड किया जा रहा है, उसको डिमार्केट किया जा रहा है, तो समझना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट मतलब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960, जहाँ पे 73 सीबी के बारे में हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सब्सिक्वेंट चेंजेस क्या है इसमें, बाय नॉमिनेशन ऑफ एलिजिबल मेंबर्स आउट ऑफ द सेम क्लास ऑफ मेंबर्स। अब इसमें क्लास क्या है, जो हमने पहले डिस्कस किया, जो रिजर्वेशन के बारे में हमने बात की, ठीक है, जहाँ पे SC ST है, जहाँ पे OBC है, जहाँ पे NT BJ SBC है, जहाँ पे वुमेन कैंडिडेट्स है, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द कैजुअल वैकेंसी हैज अराइजन, जिस कैटेगरी के लिए वहां पे कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गया है, और कौन कौन से रीजन हो सकते हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। रिजाइन हो सकता है, डेथ हो सकता है, ठीक है, या डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, या रिमूवल हो सकता है, या फिर इनकैपेबिलिटी ऑफ द मेंबर हो सकता है, कमिटी मेंबर जो था, ठीक है। इन द मीटिंग ऑफ द रिमेनिंग कमिटी मेंबर्स which shall be presided over by the वहां की जो ऑथराइज, ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन, ठीक है। तो स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन ऑथोरिटी से ही कोई रहेगा जो वहां पे प्रिजाइड करेगा या
हो सकता है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव इलेक्शन ऑफिसर भी हो या कोई भी हो सकता है, जिसको वहां पे नॉमिनेट कर दिया जाए, जिसको उस पर्पज के लिए वहां पे डिटेल कर दिया जाए। तो जो बाकी के कमिटी मेंबर्स रहेंगे इन द मीटिंग ऑफ द रिमेनिंग कमिटी मेंबर्स, उनके प्रेजेंस में फिर ये जो कैजुअल वैकेंसी को क्या फिलअप किया जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा 2019 का हमने प्रोविजन देख लिया, 2022 का देख लिया, 2018 का देख लिया, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 देख लिया, मॉडल बायलॉज को भी हमने देख लिया। अब लास्ट हम देखते हैं कि अभी जो रिसेंट चल रहा है ड्राफ्ट रूल्स 2025 जो चल रहा है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स, ठीक है, 1961 के अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं, प्रोविजंस उसमें भी चेंजेस किए जा रहे हैं। तो वहां पे जो भी सजेशंस वगैरह है, जो रिकमेंडेशंस वगैरह है, ऑब्जेक्शंस वगैरह है, वो सेंड कर दिया गया है। अब सब्सिक्वेंटली उसमें जो भी चेंजेस करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, नेसेसरी चेंजेस करने के बाद। तो उसमें क्या प्रोविजन दिया गया, इफ द कैजुअल वैकेंसी अगर क्रिएट होता है तो 7 दिन का नोटिस निकालना है, और ये नोटिस कौन निकालेगा, सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी निकालेगा या फिर द ऑथराइज पर्सन। अब यहाँ पे ऑथराइज पर्सन का मतलब ये है कि हो सकता है वो सेक्रेटरी को छोड़ के वहां पे कमेटी का दूसरा मेंबर भी हो सकता है, मगर मतलब वो ऑफिस बेरर नहीं है। जहाँ पे चेयरमैन है, ट्रेजरर है, तो सेक्रेटरी को ये करना चाहिए। अगर सेक्रेटरी नहीं है तो कमिटी मेंबर्स अगर किसी और को ऑथराइज कर दे, कोई दूसरा कमिटी मेंबर भी हो सकता है, रेजोल्यूशन पास करे, तो वो भी ये 7 दिन का नोटिस इश्यू कर सकता है। और ये जो वैकेंसी है दिस हैज टू बी फिल्ड बाय द मैनेजिंग कमिटी। और फिर नॉमिनेशन के लिए नॉमिनेशन एप्लीकेशंस वगैरह सबमिट होंगे। और अगर किसी वजह से देखिए, अगर 2 वैकेंसी है, 2 लोगों ने सबमिट किया सेम क्लास ऑफ मेंबर्स, ठीक है, जो वैकेंसी जहां पे जो अराइजन हुआ है, अगर तो वहां पे कोई इशू ही नहीं है, 2 ने सबमिट किया और 2 ही वैकेंसी थी तो फिलअप हो गया। अब 2 ही वैकेंसी है और कैजुअल वैकेंसी और 4 लोगों ने अप्लाई किया और चारों एलिजिबल है, उस कंडीशन में क्या होगा, वोटिंग फॉर द मेजोरिटी टू बी अप्लाइड ओवर देयर टू फिल अप द वैकेंसी। तो चारों अलग अलग जितने कमिटी मेंबर्स हैं, इन चारों के लिए सारे कमिटी मेंबर्स अलग अलग वोटिंग करेंगे और देखा जाएगा कि किस कैंडिडेट, किस एप्लीकेंट के लिए कितने वोट्स पड़े, और मेजॉरिटी के हिसाब से देखा जाएगा कि कौन से वो 2 एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अपना नॉमिनेशन सबमिट किया और इंटरेस्टेड भी है, एलिजिबल भी है, उनके मैक्सिमम वोटिंग आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से उनके नॉमिनेशन हो जाएंगे और कैजुअल वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा। तो आज हमने जानने की कोशिश की महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के हिसाब से, रूल के हिसाब से, ड्राफ्ट रूल के हिसाब से, सर्कुलर के हिसाब से, नोटिफिकेशन के हिसाब से और बायलॉज के हिसाब से कि कैसे कैजुअल वैकेंसी अगर सोसाइटी में क्रिएट होता है तो उसे कैसे फिलअप किया जा सकता है। तो ऐसे ही अलग अलग पॉलिसी, नोटिफिकेशन, सर्कुलर वगैरह के बारे में जानने के लिए तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।